तो चलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इसमें ज़्यादा बातें करूंगा नहीं। अब एक काम करो, हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आप लोग ये सीखे। आपको ये क्लियर है ना, ये पार्ट नंबर 9 है। 9 अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उसको देखो, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये हमारा कंक्लूजन। जो दोस्तों ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये है हमारा पार्ट कंक्लूजन। इसे बोलते हैं कंक्लूजन। सर इसका मतलब क्या होता है, जितना हम लोगों ने सीखा अभी तक, जितना भी हम लोगों ने पार्ट में सीखा, पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक दोस्तों, उन सभी का निचोड़ क्या है, उन सभी को निचोड़। और ये निचोड़ आपको जब भी समझ में आएगा जब आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस को देखी होंगी। अब मैं ज़्यादा बातें तो करूँगा नहीं इसमें, क्योंकि आपको सीधा पढ़ते जाऊँगा, समझते जाना है। तो चलो, हालात सीखेंगे हम लोग, हालात ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस वक्त हमारे भारत की इकोनॉमी के क्या हालात हुआ करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल। आपको क्लियर हो गई हमारी इकोनॉमी को दोस्तों, उन्होंने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बदल दिया था, कॉलोनियल रूल में उन्होंने बदल दिया था। उन्होंने जैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है दोस्तों कॉलोनियल में कन्वर्ट हो गई, उसी दिन से दोस्तों हमारा जो देश है बैकवर्ड हो गया, पिछड़ गया, सेमी फ्यूडल हो गया, सेमी फ्यूडल हो गया, सेमी फ्यूडल हो गया और स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट मतलब दोस्तों होता है कि स्थिर हो गया था, मतलब उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, बैकवर्ड होते चले गया था, डिप्लेटेड हो गया था और एम्पुटेटेड इकोनॉमी हो गई थी। सर ये क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं यार, ये पॉइंट जो लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट ही हैं हमारे, ये 6 पॉइंट ही हैं। तो बाद में बताऊंगा आपको एम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है, डिप्लेटेड का मतलब क्या होता है, आपको आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से आ जाओ। पहले पॉइंट पर सबसे पहले करने वाले हम लोग कॉलोनियल, ये वाला करने वाले पॉइंट कॉलोनियल। तो इधर आ जाओ। हमारे दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी को दोस्तों अंग्रेजों ने ना कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर कॉलोनियल मतलब होता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर राज कर लेती है, मतलब अपने तरीके से ना सामने वाली कंट्री को ऑपरेट करती है। तो जो कंट्री हमें ऑपरेट कर रही होती है दोस्तों, वो होती है रूलर, वो होती है रूरल, रूलर। रूलर मतलब होता है RULER, वो होती है रूलर। और दोस्तों जो जिस कंट्री पर दोस्तों ये कब्जा कर रहा होता है, मतलब जिस कंट्री को अपने तरीके से ऑपरेट कर रही होती है, उसे बोलते हैं कॉलोनी। उसे क्या बोलते हैं, कॉलोनी। इसे टोटल को बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, जहाँ पर एक कंट्री हमारे दूसरी कंट्री पर दोस्तों राज कर रही होती है, अपने तरीके से उसको, अपने निर्देशों से, अपनी बातों से दोस्तों उसको ऑपरेट करवा रही होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या हुआ था। हालांकि आपको मैंने पार्ट नंबर 1 या 2 में आपको सिखा दिया था, बट फिर भी आप यहाँ पर सीख लीजिए। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारी वेल्थ का, इंडिया की वेल्थ का दोस्तों, इंडिया के पैसों का ना बहुत बुरी तरीके से दोस्तों उन्होंने इस्तेमाल करा था। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री, वो अपनी इंडस्ट्री को दोस्तों ग्रो करना चाहते थे विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सप्लाई लेंगे, किसकी लेंगे, रॉ मटेरियल की, और वो इसको कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड्स में और उसकी सप्लाई करेंगे भारत देश में भी और अदर देश में भी बहुत ही हाई रेट में। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरा, दे ऑल्सो एनकरेज्ड कमर्शलाइजेशन। उन्होंने किस चीज़ को एनकरेज करा हमारे भारत देश में आकर, किसान भाइयों को क्या क्या बोला कि ये काम करो, अपनी आप कैश क्रॉप उसको ग्रो करो और उसको हमारे देश में, चाहे हमारे ब्रिटिश देश में या अदर कंट्री में, आप लोग उसको सेल करो। तो दोस्तों उन्होंने भारत देश में कमर्शलाइजेशन उन्होंने लागू कर दिया था ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को, टू ट्रांसफॉर्म, बदल दिया था इंडियन इकोनॉमी को, किसमें, ब्रिटिश कॉलोनी में। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया था, ब्रिटिश कॉलोनी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। भाई उन्हीं की बदौलत उन्होंने हम लोगों पे एक तरीके से प्रेशर बनाया था, उन्होंने लालच दिया था कि आप लोग ना अपनी इकोनॉमी को दोस्तों कमर्शलाइज करो, मतलब अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में या अदर, मतलब कहीं भी अदर कंट्रीज की बात हो रही है, यहाँ पर स्टेट की तो बात हो ही नहीं रही, उसमें आप लोग इसे सप्लाई करो। द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, इस पॉलिसी का दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ा फिर, वॉज डीप ऑन इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब गहरा प्रभाव हमारे भारत देश पर पड़ा था, इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पर भी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस वक्त भी दोस्तों इसका बहुत बुरी तरीके से प्रभाव हमारे ऊपर हो रखा था। उससे पहले तो हम लोगों के ऊपर शोषण हुआ था 2 साल तक, 2 साल कह रहा हूँ, 200-250 साल तक हमारे ऊपर शोषण हुआ था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में दोस्तों, तो तब भी इसका जो एक रूप था दोस्तों देखा जा सकता था। बात करते हैं अगला, सेमी फ्यूडल। सेमी, ओहो स्क्रीन सही आ रही है ना, हाँ, सेमी फ्यूडल। इसका मतलब क्या होता है सर, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या होती है, बाय द क्लोज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, जैसे हमारा वो ब्रिटिश पीरियड दोस्तों क्लोज हो गया था, खत्म हो गया था, देयर वर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे भारत देश के दोस्तों 2, आप कह सकते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक हेड और एक टेल। ऐसे कह रहा है कि वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी था ना, सेमी मतलब आधी कुछ और आधी कुछ और हमारी इस टाइप से बन गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जैसे ही उन्होंने हमारे भारत देश में दोस्तों फ्यूडल सिस्टम इंट्रोडक्शन करा था, फ्यूडल सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा था दोस्तों, उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा था। देखो आप, इसका मतलब होता है द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में दोस्तों क्या हुआ था, याद करो, याद करो, फटाफट से याद करो, सारी वीडियो में सिखा रखा है मैंने। लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब होता है दोस्तों जमींदारी सिस्टम, जहाँ पर एक अंग्रेज लोगों ने एक हमारे भारत के किसी इंसान को जमींदार बना दिया था
और उसको बोला था कि तो इस ज़मीनों का ये ज़मीन जो भी किसान भाई बहन ये यूज़ कर रहे हैं, इससे दोस्तों इनको यूज़ करवाने के बदले में ना इनसे लगान ले, लगान मतलब रेंट वगैरह ले, और उस रेंट को दोस्तों एक सिलेक्टेड एक डेट पर उस सिलेक्टेड टाइम पीरियड में और उतने अमाउंट को दोस्तों उन्हें अंग्रेज लोगों तक पहुंचाना पड़ता था, उन्हें ब्रिटिशर्स को पहुंचाना पड़ता था, उस ज़मींदार उस दल्ले को उसको पहुंचाना पड़ता था। अगर वो नहीं पहुंचाता तो उसको सारा का सारा पैसा पहुंचाना पड़ता और ज़मींदार का इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अब यहाँ पर देख सकते हो फ्यूडल रिलेशन मतलब होता है कि उस जमींदार का आधा रिलेशन है किसी और कंट्री से और आधा रिलेशन है किसी और कंट्री से, इसे बोलते हैं फ्यूडल रिलेशन। एक रिलेशन किसी और कंट्री से और एक रिलेशन किसी और कंट्री से, और वो दोनों के लिए काम कर रहा है। दल्ला इसका मतलब क्या? दल्ला मतलब ये तो हो गया जो दोनों की बात, जो इधर से इधर मतलब मैसेज पहुंचवा रहा है, इधर से उधर लोगों को काम करवा रहा है, उसे बोलते हैं दल्ला। मतलब जमींदार जो जमीन के लिए बदले में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को भी दल्ला बोल दोगे, ऐसा मत बोलना भाई। लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, लैंडलॉर्ड जमीन के मालिक के बीच में किराएदार का एक रिलेशन बनाना। द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट, यार देख रहे हो यार, वेरी हाई रेट लगान एंड वर वेरी क्रूअल टू द कल्टीवेटर। जो भी किसान भाई बहन थे, जो भी कल्टीवेटर थे, उनके प्रति दोस्तों बहुत ज़्यादा निर्दयी हुआ करता था, निर्दयी, मार मार के काम करवाया करता था। आप यहाँ पर देख सकते हो आगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, सीधी सी बात है, ये तो आपको मालूम ही है, भारत देश में दोस्तों उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब जो आजकल के युग में चल रही है दोस्तों, उन्होंने उसका एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया था। लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, मतलब कैपिटलिस्ट और लेबरर्स, और इससे हमारी दो क्लास बन गई थी, कैपिटलिस्ट की और एक हमारी लेबर्स की। सो इंडिया इनहेरिटेड द फीचर्स ऑफ बोथ, फ्यूडल भी है और कैपिटल सिस्टम भी है इन द इंडियन इकोनॉमी। समझ में आएगा? फ्यूडल मतलब जो दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ज़मींदार जो हमारे बीच में काम कर रहा है, वो इस वाली कंट्री का काम इस वाली कंट्री से ज़बरदस्ती करवा रहा है, या अपने हिसाब से करवा रहा है, या इन्फ्लुएंस करके करवा रहा है, किसी तरीके से करवा रहा है। और दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, फ्यूडल मतलब दो चीज़ों से बोला गया है। एक बोला गया है कहाँ गया, बहुत फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। एक फ्यूडल सिस्टम जहाँ पर आपने देखा जमींदार वगैरह का, एक देखा आप लोगों ने कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम भी हमारे यहाँ पर मॉडर्न सिस्टम की तरीके से लॉन्च कर दिया था, जहाँ पर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर मशीनें वगैरह लगाई जा रही थी, और जब मशीनें लगेंगी तो हमारे यहाँ पर दोस्तों लेबर भी बनने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये दो चीज़ें से हमारे यहाँ पर काम होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारे दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो बहुत ही स्टेगनेंट थी, मतलब एक स्थिर हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर लागू कर दी थी, जिससे कि हमारे देश के जो लोग थे दोस्तों ग्रो नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि अपने बारे में नहीं सोच पा रहे थे। यार जब कोई देश हमारे ऊपर गुलामी की एक रस्सी बांध देगा, गुलामी की एक छाप छोड़ देगा दोस्तों, गुलामी करवा अपने लिए काम करवाएगा दोस्तों, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ ग्रो कर जाएगी यार? नहीं कर पाएगी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट, मतलब ग्रो तो करेगी लेकिन बहुत ही स्लो रेट से काम करेगी। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी एज कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। एग्रीगेट जो रियल आउटपुट दोस्तों हुआ करता था ना, बहुत ही कम हुआ करता था। फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी, मतलब लगभग 1900 से लेकर 1950 तक 20th सेंचुरी में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉज लेस देन 2%, मतलब हमारा जो एग्रीगेट जो रियल आउटपुट निकल कर आया करता था दोस्तों, वो दोस्तों हमारा ना इतना कम था, क्या ही बताऊँ, 2% से भी कम था यार। दोस्तों जितने भी लोग काम करते थे हमारे भारत देश में, जितना भी माल प्रोड्यूस कर दिया करते थे पूरे साल भर में दोस्तों, 2% माल था यार पूरी दुनिया का। सोचो 2%, कहाँ इंडिया ग्रो कर जाएगा, बताओ। और ग्रोथ इन पर कैपिटल, जो हमारी पर कैपिटल जो आउटपुट आया करता था, उसमें दोस्तों जो ग्रोथ हो रही थी ना वो 0.5% से हो रही थी यार सर। तो देश कहाँ ग्रो कर जाएगा यार, बताओ? ग्रो कर ही नहीं सकता था। एक तो तुम लोग माल की प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हो, दूसरा जो कर रहे हो उससे जो तुम्हारी ग्रोथ हो रही है ना इतनी कम हो रही है कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता यार। 0.5 बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी से ग्रो नहीं करा था। उसके बाद हमारे दोस्तों जो इकोनॉमी थी ना, बहुत ही इन सभी चीज़ों चक्कर के पड़ते हमारे दोस्तों इकोनॉमी थी ना हमारे देश की, वो बहुत ही बैकवर्ड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी। मतलब इतना ज़्यादा बैकवर्ड कि कोई भी आता था बाहर का, विदेश का कोई भी, मतलब लौंडा समझ सकते हो आप, लौंडा मतलब कोई भी विदेशी कोई आया करता था, गोरे लोग आया करते थे, तो वो हमारे इकोनॉमी में बहुत बैकवर्ड तरीके से उसको ट्रीट करते थे। जिसको भी देख रहे हो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिखता था कोट पैंट में। आज तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर आओ, गुड़गांव, नोएडा, इधर मुंबई वगैरह, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया शहर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया स्टेट्स हैं, वहाँ जाओगे चलेगी पता कितना ग्रो कर चुका है ना। तो पहले बैकवर्ड हुआ करता था।
एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड थी एंड अंडर डेवलप्ड थी। ठीक है सर। द मेन रीजन्स फॉर द बैकवर्डनेस और ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर, मेन रीजन क्या थे, ये 5 रीजन बता रहा है कि हम लोग जो भी प्रोडक्शन क्या करते थे बहुत कम किया करते थे, लो लेवल की प्रोडक्शन क्या करते थे क्योंकि हमारे पास मशीनें वगैरह नहीं हुआ करती थी। दूसरा, हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी हर इंसान की दोस्तों बहुत ही कम थी। अगला, ट्रेडिशनल हम लोग मेथड को यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर करने के लिए, आज तो हम लोग मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न में हम लोग मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल में हम लोग आम इंसान कंधे पर वो हलों को जोता करता था और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। आजकल तो सब मशीनों से काम हो रहा है ना। पहले हाई बर्थ रेट हुआ करती थी, हाई डेथ रेट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हमारे अनपढ़ लोग हमारे भारत देश में हुआ करते थे, हाई इलिटरेसी थी, मास लेवल पे इलिटरेसी थी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों अनपढ़ लोग हुआ करते थे। तो कहाँ पहले के लोग कहाँ पढ़ते थे यार, पहले स्कूल वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, इतने लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, और जो भी थोड़े बहुत समझदार लोग हुआ करते थे वो भी अंग्रेज लोग हमें बनाकर चले गए थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे दोस्तों इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी दोस्तों बात करते हैं वो डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड सर, डिप्लीटेड मतलब क्या होता है, मेरी बात समझो। डिप्लीटेड मतलब होता है, मान के चलो हमारे पास भारत देश में पहली बात तो मशीनें थी ही नहीं, मशीनें बहुत कम थी। अगर हमारे पास मशीनें बहुत ज़्यादा होती ना तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं आता, ये वाला पॉइंट नहीं आता। कौन सा, कहाँ गया, ये वाला लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फिर ये वाला पॉइंट नहीं आता कि हम लोग ना बहुत ही कम प्रोडक्शन क्या करते थे। भैया पहले इंसान अपने शरीर से काम किया करता था, आज तो मशीनों से काम कर रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि पहले की जो दोस्तों इकोनॉमी हुआ करती थी ना वो डिप्लीटेड नेचर की थी। मतलब अगर आपके पास मशीनें हुआ भी करती थी ना तो बहुत ही कम मशीनें हुआ करती थी। आप लोग उस मशीन से कितना प्रोडक्शन कर लोगे बताओ। तो उस पर इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग जाया करता था, इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग जाया करता था कि उसकी वैल्यू पूरी खत्म हो जाया करती थी और फिर मशीनें खराब हो जाया करती थी और दोबारा मशीन हमारे पास होती भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये कि हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो डिप्लीटेड नेचर की थी। मेरी बात को समझो। डिप्लीटेड नेचर मतलब होता है कि हमारे पास जो मशीनें थी दोस्तों उन पर डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा तेजी से लग रहा था, इतना ज़्यादा तेजी से हमारे पास डेप्रिसिएशन लग रहा था ना, क्योंकि यार मशीन हमारे पास कम है, प्रोडक्शन आप लोग जी भर के कर रहे हो, दिन रात आप लोग मशीन चला रहे हो, तो मशीन को तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। आप किसी इंसान के दोस्तों, आप किसी इंसान को आप यूज़ कर रहे हो, अगर मान लो एक कोई मकान बन रहा है, एक लेबर मट्टी चढ़ा रही है, इधर से उधर मट्टी को इधर से उधर पहुंचा रही है, बाहर से रोड से मकान के अंदर लेकर आ रही है, फिर आप उसी से बोल रहे हो कि यार ऊपर भी पहुंचा, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, अरे भैया, और 8 घंटे की जॉब होती है तो मुझसे 16 घंटे करवाओगे, तो दोस्तों उसके शरीर की क्या ऐसे तैसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आप बताओ सर, उसको शरीर से बैंड बच जाएगी। तो भैया वही है, पहले हमारे पास मशीनें बहुत कम हुआ करती थी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, उसी वजह से दोस्तों ये कह रहा है हमारी जो इकोनॉमी थी ना डिप्लीटेड नेचर की थी, डेप्रिशिएटेड नेचर की थी। पढ़ लेते हैं। At the time of independence, Indian economy was a depleted economy. Depleted economy refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical assets. कोई भी ऐसी अरेंजमेंट थी नहीं कि हम लोग अपने असेट्स को दोस्तों हम लोग रिप्लेस या चेंज कर सकते थे। अरे भाई तुम ठीक कर देते वही बहुत बड़ी बात थी, रिप्लेस तो बहुत दूर की बात हो गई। तो डेप्रिशिएटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ बहुत बुरी तरीके से आप लोग यूज़ करते हो, इसलिए दोस्तों वो डेप्रिशिएट हो जाया करती थी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। जो हमारी जो इंडस्ट्री हुआ करती थी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड आप लोग काम करा करते थे। तो मीट द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ प्लांट, मतलब बाहर के विदेशों के ना हमारे भारत देश में दोस्तों बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, और प्लांट बनाओ, और मशीन बनाओ, और इक्विपमेंट बनाओ एटसेट्रा फॉर द वॉर के लिए। अच्छा पता है क्यों? जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें थी जहाँ पर हम लोग उन मशीनों से हम लोग और ज़्यादा मशीन बना सकते थे, प्लांट बना सकते थे, इक्विपमेंट बना सकते थे। पता है फिर इन प्लांट का, मशीन का, इक्विपमेंट का अंग्रेज लोग क्या इस्तेमाल करते थे अपनी लड़ाई में ना, वो सब बनाने के लिए, समझ रहे हो ना क्या सब बनाने के लिए, वो सब समझ जाओ, ऐसे पकड़ते हैं उसको, फूंक मारते हैं, फेंक देते हैं और फट जाता है। उनको बनाने के लिए दोस्तों हमारे भारत देश में दबाव बनाया गया था कि जितने हमारे पास मशीन है उसको तुम बियॉन्ड कैपेसिटी यूज़ करो, जितनी भी तुम्हारे पास कैपेसिटी 8 घंटे की ना 16 घंटे यूज़ करो और बनाओ फटाफट से प्लांट, मशीन और इक्विपमेंट, ताकि हम लोग अपने वॉर में जब लड़ाई युद्ध छिड़ेगा तो वहाँ से हम लोग उन सारी चीज़ों को बना पाएंगे। हाउएवर ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट्स टू रिप्लेस द डेप्रिसिएटेड फिजिकल एसेट्स, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं कर रखी थी कि अगर हमारे पास मशीनें खराब होगी तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। अरे भैया रिप्लेस मत कर, तो कम से कम सही तो करवा दे, तब भी हम लोग तेरे लिए काम कर देंगे, पर तूने ऐसी कोई अरेंजमेंट हमारे लिए नहीं कर रखी थी। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश रूलर्स हैड लेफ्ट अ सीरियसली डिप्लीटेड इकोनॉमी। उनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी दोस्तों बहुत सीरियसली डिप्लीटेड हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। सर ये क्या होता है एम्प्यूटेटेड? इसका मतलब होता है बिल्कुल हमारी इकोनॉमी को ना काट कर, बिल्कुल बीच में से काट करना, अलग कर देना। एम्प्यूटेटेड मतलब काट कर बीच में से अलग कर देना। हमारी इकोनॉमी का दोस्तों अदर कंट्री से ना हमें बहुत अलग कर दिया था, बहुत ज़्यादा अलग कर दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हो द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड, उनकी पॉलिसी थी ये डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, बताओ पॉलिसी का नाम क्या है? डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब होता है ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव
हमेशा भेदभाव लेकर आते हैं इस वाली पॉलिसी में, डिवाइड एंड रूल में हमेशा भेदभाव लेकर आते हैं दो देशों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे हमारे बीच में रिलीजन का भेदभाव कर देंगे, कास्ट का कर देंगे, लैंग्वेज का कर देंगे कि तू इंग्लिश बोलता है हम हिंदी बोलते हैं, कल्चर कर देंगे, तो कपड़े पहनता हम कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, हम लोग कितने प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं हिंदू लोग, और वहाँ पर देखा है बाहर के विदेश से लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, है ना। और ये कास्ट में तो कास्ट तो खैर कोई बात नहीं, रिलीजन में हम हमारी जाति ये है, तेरी जाति ये होगी, तो इस तरीके से हम लोगों को दोस्तों अलग कर दिया था, इसीलिए हम लोगों को अलग कर दिया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के सहारे। अब क्या हुआ जब ये सब चीज़ें लेकर आ गए थे वो लोग कि तेरी कास्ट ये है, मेरी कास्ट ये है, तेरे रिलीजन ये है, मेरा रिलीजन ये है, तेरी इंग्लिश भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है, तेरा कल्चर ये है, तेरे कल्चर में ये होगा, मेरे कल्चर में ये होगा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों तो फिर क्या होगा यार बताओ, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी ना। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कंट्री वॉज जियोग्राफिकली दोस्तों, कंट्री को ना डिवाइड कर दिया गया था, जितनी भी जगह थी पूरे भारत देश में दोस्तों उसको डिवाइड कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, बीच में से दो कर दिए गए थे इंटू टू पार्ट्स, इंडिया में और बताओ इंडिया में, और समझ गया ना दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है, इन दो देशों में दोस्तों उस जगह को दोस्तों बांट दिया गया था कि तू हिंदी बोलेगा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, तेरी कास्ट ये, मेरी कास्ट ये, तेरी लैंग्वेज ये, मेरी लैंग्वेज ये, तू ये, मैं ये। भैया ठीक है भैया, एक काम करो, भारत देश को दो टुकड़ों में बांट दो, और हमारे इनकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से दोस्तों हमारा जो देश है दोस्तों दो टुकड़ों में बट गया था। अब समझ में आ रहा है, पूरी कहानी समझ में आ रही है ना, दो देशों में हमारा भारत क्यों हमारा बदल गया था, दो टुकड़ों में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन चार चीज़ों की वजह से, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर। और किस रूल के तहत, डिवाइड एंड रूल के तहत। किसने करा था, ब्रिटिशर्स लोगों ने ये पॉलिसी लेकर आए थे, ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे डिवाइड एंड रूल, भारत को ना तोड़ देंगे, दो कर देंगे, जगह को खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। चलो, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन कंट्री का हो गया था, वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड द इकोनॉमी ड्यू टू, हमारी इकोनॉमी को मतलब वो डिसरप्ट कर दिया था थोड़ा सा ना, मतलब परेशान कर दिया था। प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई था ना, कि अब समझ में आ रहा था कि कुछ लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए या भारत में रहना चाहिए, मतलब वो उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी कि तुम पाकिस्तान जाओ, वहाँ से भगा देते हैं, तुम भारत जाओ, वहाँ से भगा देते हैं, तो दोस्तों उनको रिहेबिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा था। रिहेबिलाइजेशन मतलब होता है पुनर्वास, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, पुनर्वास। सर ये क्या होता है पुनर्वास, मतलब रहने की जगह, पुनर्वास मतलब दोबारा से कहीं नई जगह पर रहने कर, कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन नई जगह पर जाने के लिए उसको बोलते हैं रिहेबिलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज। लार्ज बहुत ज़्यादा नंबर में दोस्तों हो गए थे ये रिफ्यूजी मतलब जो मना कर देते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाले लोग हमारे भारत में आ गए थे, तो सोचो पाकिस्तान वाले लोग हमारे भारत में आ गए थे। एंड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब भैया एक बात बताओ, जब वहाँ के लोग भी हमारे भारत में आ जाएंगे तो हमारा रॉ मटेरियल दोस्तों कम पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर ये हमारा बहुत कम पड़ गया था, जैसे कि जूट का, कॉटन मिल्स का, एट मोस्ट ऑफ द कॉटन, ज़्यादातर ये कॉटन की बात कर रहा है, जूट की बात कर रहा है। ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान, जो कि हमारा जो ग्रोइंग एरिया था ना, जब हमारा देश डिवाइड नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कॉटन की, जूट की बहुत ज़्यादा फसल हुआ करती थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश बट गया था, तो दोस्तों जहाँ पर कॉटन और जूट की फसल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ना, उस एरिया को दोस्तों पाकिस्तान लोगों ने अपनी जगह पर ले लिया था, और हमारे भारत देश में कुछ छोड़ा ही नहीं। देख रहे हो, गुस्सा आ रही है या मतलब मज़ा आ रहा है? सर हमें कुछ नहीं आ रहा है, आप बस पढ़ाओ और हमें आगे बढ़ाओ, ठीक है भाई। मुझे गुस्सा भी आ रही है और पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। गुस्सा ये कि देख रहे हो भैया, इन्होंने विदेशों ने दोस्तों, ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करा। चलो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे भारत में हमारे किसान भाई बहनों ने कॉटन की इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया लेवल पे आगे लेकर गए थे, जूट इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया लेवल पे आगे लेकर गए थे। फिर उन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल के तहत उन्होंने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, और जिस टुकड़े में बांटा और जो टुकड़ा पाकिस्तान ने रखा दोस्तों, उस टुकड़े में दोस्तों इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, कॉटन की और जूट की। और पाकिस्तान लोगों ने अपने बंदों को, रिफ्यूजीज़ को दोस्तों, हमारे बहुत लार्ज नंबर में हमारे पाकिस्तान से, मतलब उन्होंने पाकिस्तान से हमारे इंडिया में भेज दी, जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अरे भैया बहुत लंबी कहानी है, अंदर की बात कुछ और है, नहीं समझ पाओगे तुम लोग। चलो कोई बात नहीं सर, अब आप और कुछ मत समझाओ। अब ना आप कल दे देना एक वीडियो जो कि होगी वन शॉट, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो आएगी, जो कि थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, वन शॉट थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना दिमाग चलाते रहना भैया, समझ रहे हो। मैं सारी बातें वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, बट आप लोग अपना दिमाग चलाओ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे कब तक होता रहेगा, और किस चीज़ से बच लिए और किस चीज़ में हम लोग फंस लिए, आपको सोच पता होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे दोस्तों पार्ट नंबर कौन सा, ये पार्ट नंबर 9 था ना, पार्ट नंबर 10 में मिलेंगे, जो कि हमारा वन शॉट होने वाला है दोस्तों। पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया है। बहुत जान लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो में बहुत कम कमेंट करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कल जो वीडियो आएगी ना वन शॉट वाली, उसमें ना आप लोग जी भर के कमेंट करना यार, इतना कमेंट करना कि यार मुझे लगना चाहिए यार पार्ट नंबर 1 मैंने इतनी मेहनत से बनाई दोस्तों, सफल हो गया, ठीक है। तो बस आप लोगों से ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद।